संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार। मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी की आवाज़ उठाई जाती है जो आवाज़ उठाना जानते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान राष्ट्रऋषि जी और महेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही इस प्रोग्राम में हम जिस प्रकार से अ, संविधान के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करते हैं और साथ ही समाज पर उनके क्या प्रभाव होते हैं और कैसे इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवी, सर का बहुत बहुत आभार। साथ ही मेघराज सिंह जी जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, सर का भी बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों के लिए आशा करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ चर्चा का सार्थक लाभ हमें मिलेगा। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा आज हम करने वाले हैं वो है निर्वाचन के बारे में। क्योंकि निर्वाचन हमारे लोकतंत्र का आधार है जहाँ पर प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। तो निर्वाचन हमारे संविधान के भाग 15 में दिया गया है और आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक इस बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर एक निर्वाचन आयोग की भी चर्चा है जो कि हमारे देश में चुनावों को करवाता है, उनका अधीक्षण, निदेशन और उन पर नियंत्रण रखता है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका परिचय लेते हैं, फिर हम अपने मेहमानों के पास सवालों के साथ जाएंगे। तो हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसमें 3 सदस्य हुए अभी जो फिलहाल है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। तो 2 अन्य सदस्य अभी हैं और इनका जो इनकी नियुक्ति होती है ये करते हैं राष्ट्रपति। ऐसी संख्या नहीं लिखी गई है कि 3 ही रहेंगे, वह राष्ट्रपति तय करते हैं। और राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर मंत्रिपरिषद और जो भी हमारा मंत्रिमंडल होता है उसकी सिफारिश के आधार पर ही ऐसे निर्णय लेते हैं। अब निर्वाचन आयोग जो है वह हमारे जो संसद है और विधानमंडल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन इनके निर्वाचन कंडक्ट करते हैं हमारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है। और बाकी एक कंफ्यूजन कभी किसी को ये भी हो सकता है कि जो पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ये केवल 4 चुनाव करवाते हैं, संसद के, विधानमंडल के और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। बाकी राज्यों के चुनाव आयोग रहते हैं वो करवाते हैं। तो आज हम सबसे पहले सवाल की शुरुआत निर्वाचन आयोग से ही करेंगे। हम अपने मेहमानों से जानना चाहेंगे कि आज जो हमारा निर्वाचन आयोग है क्या वो स्वतंत्र कार्य कर पा रहा है और किस प्रकार से हम अपने निर्वाचन आयोग को एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में समझ सकते हैं और क्या वो अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा पा रहा है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय जी से विचार लेंगे इस बारे में। जी सर। देखो, कोई भी जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य तो नहीं कर सकती। वो हमेशा सरकार से बायस होकर काम करती है, सरकार से प्रभावित होती है। क्योंकि सरकार की संप्रभुता पूरे देश में होती है जब सरकार एक छत्र होती है। हाँ, जब अनेक पार्टियों की सरकार हो, जब खिचड़ी सरकार बने या किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले, जब कमजोर सरकार बनती है, तो उस समय निर्वाचन आयोग ताकतवर होता है। लेकिन जब एक तरफा सरकार या एक की निश्चित ज्यादा बहुमत वाली सरकार बन जाती है, तब निर्वाचन आयोग थोड़ी कम ताकत से अपना काम कर पाती है, क्योंकि वो थोड़ा बायस हो जाती है। यानी केवल न केवल निर्वाचन आयोग, अपितु समस्त संस्थान उस तरफ थोड़े बायस हो जाते हैं। जी मैडम। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जैसी सरकार रहेगी अपनी सत्ता का क्या रुख है, मतलब वो विचारधारात्मक तो उसमें प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये भी प्रभाव पड़ेगा कि कितना बहुमत है और किस तरीके से सरकार का गठन हुआ है। इनका हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूपीएससी है और हमने निर्वाचन आयोग की बात करी और हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, मतलब इन सारी जितने भी संस्थाएं हैं या जो भी कार्य करने वाले बॉडीज हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है। अब इसी पर हम विचार महेंद्र सिंह जी से लेंगे।
सर आपको क्या लगता है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वह निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम है या नहीं, और किस प्रकार से उसकी स्वतंत्रता आज सुनिश्चित हो रही है, या फिर आपको भी लगता है कि वो भी एक तरीके से किसी दबाव का, चाहे वो सत्ता पक्ष का दबाव हो या आप अगर किसी और का कहना चाहें तो दबाव में कार्य कर रहे हैं या स्वतंत्र हैं? महेंद्र सिंह जी। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने आज खड़ा किए हैं। हमारा संविधान 50 में लागू हुआ और उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं 2025 में और हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। और संसदीय चुनाव और चुनाव इलेक्शन सब कुछ होता आ रहा है 52 से आज तक मैं यही देख रहा हूं कि भेदभाव के अलावा संवैधानिक नाम जरूर रखा गया है, लेकिन बहुसंख्यक लोगों को राहत नहीं है, विकास नहीं है, उनका उनका योगदान नहीं है। आपने वोट का अधिकार, तो वोट का अधिकार है ये नहीं है। संविधान के अंदर में वोट का अधिकार नहीं है। मतदाता सूची में भारत के नागरिकों को नाम डालने का, नाम उसमें हाजिर करने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, और आप पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अगर अधिकार होता तो आपको अनिवार्य रूप से आप वोट डालना ही जरूरी था। लेकिन 52 से आज तक वोट का अधिकार केवल कथनी है, प्रैक्टिकल में नहीं है। मैं समझता हूं कि चाहे ये जो चार आपने चुनाव का, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो जिनकी सत्ता है, अब बहुमत में है तो अपने से राष्ट्रपति चुन लेते हैं, अपने से उपराष्ट्रपति का मनोनीत कर लेते हैं। जनता थोड़ी चुनती है उनको। रही बात इलेक्शन कमीशन से, तो आज तोता बना हुआ है। वर्तमान में आप देख लीजिए, पूरा हवा उठ गया कि भारत के अंदर में, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर में ईवीएम में चोरी हुआ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार वोट चोर है, ये खुलेआम एक एक बच्चे अब कहने लगे। तो ये अधिकार की बात कहाँ है? ये तो जैसा सत्ताधारी लोग हैं, पावर में हैं, अपना मनमानी करते हैं। इसी तरह 52 से आज तक करते आए हैं। किस न 52 से आज तक जितने चुनाव हुआ है, सब में यही भेदभाव हुआ है, और वंचितों और गरीबों का तो कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं इस बात को यही मानता हूं कि इसका सारा विषमता का जो जड़ है वो हमारा भारत का संविधान है और संविधान निर्माता है। यस। आप आपने जैसा कहा, जो वोट चोरी वाली बात है उस पर भी हम अभी आएंगे, लेकिन आपके जो भी आपने बताया उस पर एक प्रति प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है। जैसे आपने ये बताया कि हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, और अधिकार होता तो अनिवार्यतः सभी को वोट डालना ही होता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वोट डालने का जो अधिकार, कर्तव्य, आप जो भी उसे बोलना चाहें, क्या अनिवार्य कर देना चाहिए कि जिसका भी निर्वाचक नामावली में नाम है उन्हें वोट डालना ही होगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो? क्या आपको लगता है कि इसे अनिवार्य यस। करना चाहिए? हाँ हाँ, अधिकार का मतलब हुआ कि अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम है तो हमें कारण बताना चाहिए कि हमने वोट क्यों नहीं डाले, और नहीं डाले तो इसका जिम्मेवारी, इसका जवाबदेही शासक को होना चाहिए, राजा का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधानिक उनका कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये कोई अधिकार नहीं हुआ। अधिकार का महत्व तब होगा कि आप चाहे जिस हालत में हो,
अगर 100 वोट है तो 100 पढ़ना चाहिए, 50 है तो 50 पढ़ना चाहिए। तो हम ये अधिकार की बात करते, यहाँ तो अधिकार है ही नहीं है। तो इससे हम कर्तव्य कह सकते हैं कि हमें कर्तव्य, क्योंकि आज कर्तव्य वो होते हैं जो आपको पालन करना होता नहीं, अधिकार की बात आपने कहा है मैडम, तो अधिकार तो संविधान ने दिया ही नहीं है। संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान को गढ़ा है कि अच्छे अच्छे संविधान विशेषज्ञ फेल हो जा रहे हैं। है। इस बात पर आपने हम जिक्र किया 300, 300, क्या कहते हैं कि मतदान करने का अधिकार है, तीन सौ आर्टिकल। चौबीस से 334 तक, नहीं, उसमें तीन सौ देखिए तो अधिकार है, अधिकार शब्द का नाम आर्टिकल नहीं है। 326 आप देखेंगे तो आपको जितने भी 300 जो भी 18 साल से ऊपर के जो भी हमारे वयस्क नागरिक हैं वो मतदान कर सकते हैं, ऐसा हमारे यस या मैंने क्या बोला, अधिकार एक चीज दिया है कि 18 वर्ष के आप हो गए तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अनिवार्य है, ये अधिकार है। अगर बीओलो नाम नहीं ऐड करता है तो उस पर एफआईआर होगा। लेकिन अगर आपका नाम हो गया, आप वोट जी। डालें या ना डालें, ये अधिकार नहीं दिया है कि आपको डालना अनिवार्य है। ये बनाना चाहिए, संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों नहीं किया? जी, इस पर आपका पक्ष सर हम समझ गए। आप चाहते हैं कि अनिवार्यतः सभी को वोट डालना होगा। अभी हम अगले सेगमेंट पर आते हैं। यस। जैसे कि हमने अभी आपने वोट चोरी की बात करी, उसी पर हमारा एक प्रश्न है कि जैसे हमने ये सुना कि महादेवपुरा जो बेंगलुरु में लोकसभा का चुनाव 2024 में हुए थे, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि उसमें 1,250 वोटों की चोरी हुई है। जैसे उसमें बहुत सारे उन्होंने कारण बताए कि एक ही एड्रेस से बहुत सारे वोटर्स आ गए, बल्क में वोटर आए, और इनवैलिड वोटर आईडी कार्ड मिले, और जो फॉर्म 6 होता है जिसमें कि नए वोटर्स को ऐड करते हैं, तो वो बहुत संख्या में एकदम से उसमें ऐड करके अलग अलग तरीके, यानी उन्होंने बताया कि इस प्रकार से वोट की चोरी हुई। तो हमारे विपक्ष का मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो नेता है, अगर इस प्रकार के आरोप, या फिर कहें चाहे वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आरोप जो लगाया गया, क्या इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे जो चुनाव प्रक्रिया है, जो निर्वाचन होता है, उसमें कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास की भावना को लाती है? यह हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जी आपसे इस पर हम अपने विचार लेंगे, और साथ में आप भी ये बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि अनिवार्यतः वोट डालने के मतलब सभी लोगों पर यह अनिवार्यतः कर देना चाहिए कि आपको वोट डालना ही होगा? दोनों सर आपसे आपके विचार राष्ट्रीय जी। जी नमस्कार। जिस प्रकार की शिकायतें जो आई है कि बल्क में निर्वाचन नामावली में नाम जोड़े गए या जो भी है, पहले तो जब हम इतने डिजिटल हो चुके हैं तो सारे मतदाताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दिया जाना चाहिए। एक और चीज, क्योंकि हम डिजिटल को भी महत्व दे ही रहे हैं कि जो डिजिटल हमारा जो वोटिंग प्रणाली है ये ठीक है इस प्रकार से। तो और दस्तावेजीकरण तो पूरा होता ही है, तो उसकी और जांच भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या कोई दस्तावेज को संदर्भित किया जाए, और उसको फिर देखा जाना चाहिए। एक तो ये बिंदु। दूसरा है अभी जो आपने कहा है कि वोट देने का अधिकार, अधिकार का मतलब है कि वो चाहे तो वोट डाल सकता है, डाले जी। न डाले ये उसकी मर्जी। लेकिन अधिकार का मतलब ये है, और डालना चाहिए ये कर्तव्य में आ जाता है कि उसको वोट डालना ही चाहिए। ठीक है। लेकिन हाँ, इसको कर्तव्य में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो देश का मालिक है, स्वामी है, और देश का संचालन जनता के हाथ में है। इसलिए इसको कर्तव्य में भी जोड़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर अपनी सरकार ही सही साट नहीं बनाएगा, सही से नहीं बना पाएगा, तो वो इसका शासक कैसे होगा? तो जो शासक नहीं है उसको किसी अन्य चीज से वंचित किया जा सकता है, ये भी प्रावधान हो अगर इसको कर्तव्य में जोड़ा जाए तो। लेकिन अधिकार की बात है तो अधिकार उसके पास है, तो वो वोट डाल भी सकता है, न भी डाले। लेकिन इसको कर्तव्य में भी जो हमारे साथी कह रहे हैं कि वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए, तो इसमें उसको कर्तव्य में भी इसको शामिल कर लेना चाहिए कि
जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, जो जिम्मेदार हो चुका है, जो 18 वर्ष से अधिक का हो चुका है, जो जिम्मेदार नागरिक है, तो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए एक बात है। दूसरी एक और कर्तव्य में एक बात जोड़नी चाहिए इसमें, अधिकार में। यदि कोई नोटा का वोट देता है, अब वोट तो देने जा रहा है, वो अपना कर्तव्य तो निभा रहा है, पर उसका अधिकार का क्या, कि अगर नोटा का वोट है और नोटा में अधिक से अधिक वोट डाल दिए गए हैं तो उसका रिजल्ट क्या, उसके ऊपर अभी हमारे संविधान में या फिर परिणाम में अभी तक इस पर चर्चा की नहीं गई, इसके बारे में कुछ गेट खोला नहीं गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो सत्ता पे बैठ जाता है, चाहे नोटा के वोट उससे भी ज्यादा हो। लेकिन यहाँ समाधान क्या होना चाहिए कि अगर नोटा का वोट ज्यादा है तो फिर उस दूसरे नंबर वाले को विजयी घोषित नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए, नोटा वाले जो क्षेत्र में है, राष्ट्रपति या फिर कलेक्टर या फिर इस प्रकार का कोई शासन होना चाहिए। ठीक है। और 6 महीने बाद या फिर बराबर 5 साल बाद वहाँ कोई निर्वाचन होना चाहिए, और उन जो खड़े होने वाले व्यक्तियों पे भी, जो भी उन पार्टियों पे प्रश्न चिन्ह या उनके जवाब तलब होना चाहिए। जी जी, आपने जैसे कि हमने 2 सवाल एक साथ आपसे किए थे, लेकिन आपने 3 सवालों का एक साथ जवाब दिया है। जैसे आपने नोटा की भी बात उठाई और नोटा के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से नोटा का अभी महत्व नहीं है, और आपको लगता है कि 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए, या फिर उस जो भी टाइम पीरियड जो बचा हुआ है उसमें किसी अलग तरीके का, विशेष तरीके का शासन वहां पर हो। लेकिन जो भी नोटा से कम वोट लेके आए हैं उन्हें बहुमत के आधार पर सत्ता में नहीं आना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। तो नोटा के प्रश्न पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी जैसा कि सबसे पहले हम आपसे जिस बात पर चर्चा कर रहे थे, कि जो निर्वाचन आयोग जो है हमारा, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पा रहा है या नहीं। तो हमारे साथ एक और भगवान दास जी मेहमान के रूप में जुड़े हैं। तो सर, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि जो चुनाव हो रहा है, जनता का कितना विश्वास है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो फ्री हो रहे हैं, क्योंकि हमारे विपक्ष के द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। और विपक्ष क्या, बहुत सारे लोग भी लगा देते हैं, मतलब जब उन्हें लगता है, क्योंकि एक ही जगह का ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे उदाहरण, जैसे महेंद्र सिंह जी ने भी हमें बताया अभी कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, और अभी हमने बेंगलुरु का पढ़ा। तो ये सारे जो आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, तो ये किस प्रकार से अविश्वास की भावना को जगाते हैं जनता के अंदर। भगवान दास जी, सर आप बहुत अच्छी बात। अ, आ, हमारे सर ने अभी कहे हैं कि भारत के अंदर में डिजिटल हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन आज भी भारत के लोग 10% डिजिटल में हैं सर मैडम, 11% नहीं मिलेंगे। 10% लोग डिजिटल के बारे में जानते हैं। नब्बे मैं परसेंट आज भी गांव का, शहर का और जंगल का जी निवासी जी डिजिटल के बारे में अनभिज्ञ हैं। तो अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, तो वही 10% लोग हैं विकास करने वाले। जी सर, बड़ा मैं अभी लंबा आपके पास इतिहास हो जाएगा। अभी जी, हमारा प्रश्न अभी भगवान दास जी से है, उसके पहले वाला तो हम थोड़ा सा उनसे चर्चा करने के बाद फिर से इस बिंदु पर आएंगे, आप अपने विचार रखिएगा। जी, भगवान दास जी। देखिए, जय भीम मैडम। सबसे पहले मैं आपको, वॉइस ऑफ मानवता के दर्शकों को और बड़े भाई मेघराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम करते रहते हैं और दबे कुचले समाज की, हमारे संत महात्मा महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहते हैं, संविधान पर चर्चा करते रहते हैं। उसके लिए कोट कोट धन्यवाद। और माफी मैं इस बात की चाहूंगा कि लगभग एक माह से ज्यादा हो गया है और मैं आपके चैनल से नहीं जुड़ पाया, चर्चा नहीं हो पाई, आप लोगों से वार्ता नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बात आती है चुनाव आयोग की नियत की, तो ये दो दो तीन देवता जो है मोदी जी को सिद्ध हुए थे। वर्तमान भाजपा जो सरकार है, ये तीन देवताओं की बदौलत ही भाजपा सरकार आई है। मीडिया, चुनाव आयोग और ईवीएम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जब तक ईवीएम बंद नहीं होती, और ईवीएम के अलावा आज तो नए सिरे से हेरा फेरी की है, क्योंकि हम लोग कई सालों से ईवीएम का विरोध करते चले आ रहे हैं।
कि इनको कहीं कोई मतदाता की आवश्यकता नहीं है। आम जनता की, किसान आंदोलन कर रहा है, युवा आंदोलन कर रहा है, SC ST के लोग, OBC के लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी इनकी सरकारें बन रही हैं। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि ये कहीं न कहीं EVM चोरी करके ही चुनाव जीत रहे थे, EVM में हेरा फेरी करके। मीडिया भगवान है, गोदी मीडिया जो है वो इतना प्रसन्न है कि वो सिर्फ मोदी मोदी, विपक्ष को कहीं बोलने का मौका ही नहीं देता है। तो जब तक इन तलवा चाटी लोगों को ये चुनाव आयोग नहीं, अब तो तलवा चाटी है। मैं एक बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और एक घर में आप देख लीजिए, 700 लोग एक घर में वोटर निकल रहे हैं। एक आदमी के वाराणसी में 48 लड़के निकल रहे हैं, जबकि वो संत हैं। और अगर संत होने के बाद अगर उनके 48 टेस्ट हो सकते हैं, तो क्या 48 से वो उनकी डेट ऑफ बर्थ डलवा लेंगे अपने गुरु जी की नाम से? एक साल में ही 3 3 4 4 लड़के पैदा हो रहे हैं। क्या छिरिया बुकरिया थी? माफी चाहूंगा, इसमें महिलाओं का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो कृत्य हैं, एक घर में 700 लोग वोटर हैं, ये सब आम जनता देख रही है। और आम जनता देखने के बाद ये बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि अगर संसद भवन की चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी देश की जनता, इसको बख्शेगी नहीं। हमारे साथी ने अभी कहा था बात नोटा की, तो नोटा पे साथी ने यह भी कहा था कि वहां का कलेक्टर या जो भी है व्यवस्थाएं जो है वो इस तरीके से निर्वाचित घोषित नहीं होना चाहिए प्रत्याशी को। ये तो सही है कि अगर नोटा के वोट ज्यादा है तो निर्वाचित घोषित नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी समय अवधि जो भी है, मैं तो समझूंगा कि उसकी कम समय अवधि निश्चित की जाए कि मतलब वहां पुनः चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक वहां चुनाव ना हो। ये कोई जिम्मेदारी की बात नहीं हुई। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर 5 साल तक चुनाव नहीं होगा, तो लोकतंत्र का क्या महत्व रहेगा? इसलिए वहां चुनाव शीघ्र होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि 3 माह के अंदर अंदर वहां चुनाव होना चाहिए जिस क्षेत्र में नोटा ज्यादा हो। और वहां शीघ्र चुनाव होने के बाद जब चुनाव होगा तो पहले जो प्रत्याशी लड़े हैं उन प्रत्याशी को निश्चित है कि पार्टियां वोट नहीं देंगी, क्योंकि वो सारी पार्टियां ये समझ जाएंगी कि ये प्रत्याशी ठीक नहीं थे। तभी वहां की जनता ने जो है नोटा में वोट डाले, नोटा को वोट किए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उसमें जो है इस तरीके का वो होना चाहिए। दूसरी बात, चुनाव आयोग जब तक ये पार्टियां ही नहीं आम जनमानस रोड पे नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये तलबा चाटी चुनाव आयोग है और वो मोदी के जो तलबे चाटने का काम कर रहा है और भाजपा की एक विचारधारा का चुनाव आयोग है। इस चुनाव आयोग को जब तक जेल की हवा नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं लगता। इनके जो है अब मुंडन करने का समय आ गया है। आम जनता को मुंडन करना चाहिए। इनको अब जूते की माला पहनाने का वक्त है। हमने जैसे आपसे प्रश्न किया था उसका जवाब इस रूप में मिला है कि आपको लगता है कि जनता का विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, या जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें धांधलियां हो रही है, आप इसके पक्ष नहीं, तीनों चीजों पर विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और EVM, इन तीनों तो को ही मुझे जी क्या बोल रहे हैं जी सर, अब हम थोड़ा सा दूसरे मेहमान के पास हमें जाना है। तो इसके लिए जैसे आपने EVM को भी इसमें शामिल किया कि EVM भी अगर नहीं हो, जैसे आपने पिछली बार भी कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ये आपका मत रहा है जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को हम अच्छा बना सके उसके बारे में। तो अब इसी पर महेंद्र सिंह जी, मैडम ये बताओ, हम वोट डाल रहे हैं, हम वो लोकतंत्र तो जब ही जिंदा है जब हम वोट डाल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने भला व्यक्ति को वोट दिया। यदि हमने वोट डाला और EVM के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कहीं किसी और को वोट जाता है, हम किसी को दे रहे हैं, किसी को जा रहा है, तो उसमें हमारा भरोसा कहाँ है? कहाँ लोकतंत्र जिंदा बचा? तो लोकतंत्र तो जब ही जिंदा बचेगा जब हम देखेंगे
कि मत पत्र के माध्यम से हमने वोट दिया और जिसको हमने वोट दिया उसी के पास हमारा वोट गया है। जी इसमें आपका कोई पक्ष हेरा सर फेरी हम नहीं समझ गए। अब हम जी जी इस पर हम महेंद्र सिंह जी के विचार लेंगे कि पहली बात तो जो नोटा वाली बात हमने की, हमारे दोनों मेहमानों ने नोटा के ऊपर अपने विचार रखे। महेंद्र सिंह जी, आप क्या सोचते हैं कि जैसे जो नोटा है वह 2013 के बाद से चालू हुआ, और उसमें हम जो जनता है अगर किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पार्टी को चुनना नहीं चाहती है तब भी वो वोट डालकर नन ऑफ द एबो, है। मतलब किसी को भी पसंद ना करने की अपनी नाराजगी या अपने मत का अभिव्यक्ति कर सकती है, हालांकि ऐसा उसका है कोई कि कानूनी अर्थ नहीं है। हाँ हाँ, तो इसका ऐसा है, जी सर, मैं ऐसा अपना है प्रश्न कि पूरा कर, फिर आप अपने विचार रखिएगा। तो आप ये बताइए कि जो नोटा है उसका क्या महत्व रह गया है, और आपको क्या लगता है कि नोटा किस रूप में होना चाहिए, या फिर कुछ और अगर आपको लगता हो कि अगर जनता किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करती है तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए। महेंद्र सिंह। संवैधानिक ये रास्ता नहीं है मैडम। रही बात रही बात कि इस देश में न्याय पसंद, न्याय संगत अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। हमारे हमारे इस पर हमारे से पहले जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ईवीएम पर, गोदी मीडिया पर और चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए, पहले तो मैं इस सरकार से, इस देश की सरकार से आशा रखूं कि वो कम से कम सत्य और ईमानदारी से जनता को बीच में अपनी शब्दों को रखे, अपने कार्यवाही को रखे। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। रहा बात है कि बैलेट पेपर का, तो 52 से लेकर के 2010 तक बैलेट पेपर से मतदान होता था, परंतु जी हम किसी और को अपना वोट देते थे बैलेट पेपर के द्वारा, लेकिन हम जिनको देते थे जो जीतते थे, लेकिन बैलेट पेपर के और नियत के खराबी के वजह से दूसरे आदमी जीत जाते थे। तो जो सत्ता में है वो कुछ भी कर रहा है, उस सत्ताधारियों को ईमानदारी होना जरूरी है। जब तक ईमानदारी नहीं होगा तो चाहे ईवीएम हो या चाहे बैलेट पेपर हो, हर जगह किलमी होगा। और ये किलमी दिखाया है लोगों ने। हम जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, हम बचपन में अपना देखे कि हमने वोट दिया था अमुक आदमी को, लेकिन हमारे इलाके का जो डीएम था वो जिताया किसी और को। तो हम क्या विश्वास करें कि बैलेट पेपर से ईमानदारी से वोट पड़ जाएगा। ईमानदारी तब होगा जब शासक वर्ग ईमानदारी का अमली जामा पहन करके नियत से काम करेगा। रहा बात लोकतंत्र का, तो हमें लगता है कि लोग बाबा साहब का याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। ये चुनाव चुनाव को भी लोकतंत्र से जोड़ दिए हमारे भगवान दास जी। मैं कह रहा हूं भारत के अंदर में लोकतंत्र नहीं है, ये बाबा साहब ने कहा था। ये ऊपरी कवच है, अंदर में सामंतवादी हैं ये। जी और हम लोग गीत गाते हैं लोकतंत्र का। लोकतंत्र का परिभाषा है समता, स्वतंत्रता और बंधुता होना चाहिए। अगर ये तीनों होगा तब वो लोकतंत्र है। अगर तीनों में एक गो नहीं है, दो गो है, तो भी लोकतंत्र नहीं कहलाएगा ये। तो कुछ हमें पढ़ने की जरूरत है, महापुरुषों को बातों को याद करने की जरूरत है, और वर्तमान में भी देखने की जरूरत है कि 52 से आज तक चुनाव हुआ, लेकिन गरीब वंचित लोगों का कोई सत्ता में जाने का रास्ता नहीं हुआ। ये कैसा जी चुनाव आयोग है। अगर आज हमारे 40 लाख रुपया होगा तो हम विधायक के लिए खड़ा होंगे, तो रिक्शा चलाने वाला कहाँ से खड़ा होगा? वो कैसे पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाएगा? करोड़ों रुपया हमारे मजदूर भाइयों के पास नहीं है, वो लोकसभा का टिकट कैसे ले लेंगे? तो चुनाव सरकार को चाहिए कि आप निष्पक्ष चुनाव कराए, प्रचार अपने माध्यम से कराए और सारा कुछ कराए, और रिक्शे वाला भी आए और पूंजीपति भी आए।
लेकिन सबका मान सरकार के द्वारा एक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है भारत के अंदर में। संविधान और संविधान निर्माताओं ने इस देश के वंचितों के साथ, गरीबों के साथ और बहुत बड़ा बहुत बड़ा धोखा दिया है लोगों ने। 90% हमारी आबादी है, लेकिन हम जी चाह करके भी न सांसद बनेंगे, न विधायक बनेंगे, न आज वर्तमान में हम मुखिया बनेंगे। तो ये जो संविधान निर्माताओं ने बनाया है वो अपने लिए बनाया है। मैं एक सिरे से खारिज करता हूं कि तमाम विषमता का कारण जो है वो संविधान और संविधान निर्माता हैं। महेंद्र सिंह जी, जैसे कि आपने जो भी बातें बताई, आपका पक्ष भी हमने समझा, और जो रियल मुद्दा भी आपने उठाया कि क्यों रिक्शे वाला चुनाव में खड़ा हुआ था नहीं दिखाई देता है, और इस तरीके की बातें हैं जो कि वास्तविकता भी बयां करती है। लेकिन मूल प्रश्न हम थोड़ा सा आपसे, नोटा पर आपके क्या विचार है, क्योंकि जो अभी चाहे हम इस नोटा चुनाव में संवैधानिक नहीं है। ये शासक वर्गों ने एक हथियार बना दिया है हम वंचितों को, हम गरीबों को भटकाने के लिए। यह संवैधानिक नहीं है। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। इन लोगों ने लाया है, अपने हित में लाया है। इनसे वंचितों को क्या मिलेगा? ये केवल घर फोड़वा का काम कर रहे हैं लोग। जी सर, अब हम थोड़ा अगले मुद्दे पर आते हैं, और जो सवाल आपने उठाया उसी से अपनी बात को शुरू करते हैं। भगवान दास जी, पहले हम इस पर आपके विचार लेंगे कि जिस प्रकार सर ने भी कहा, और हम देखते भी हैं कि जो हमारी एडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें भी है कि 93% जो सांसद है आज के समय, वो करोड़पति है। यानी कि करोड़पति, ये दिखाता है कि किस तरीके से जिनके पास ज्यादा पैसा है वही इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वे पैसे वाले थे तो सांसद बने, या सांसद बने तो उनके पास पैसे आ गए। ये दो रीजन इसके हो सकते हैं। और साथ में हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि हमारे जो सांसद हैं उनमें 46% के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और बहुत सारे के ऊपर गंभीर मैं मामले दर्ज आपकी हैं। आपकी आपकी 2 मिनट रुकता हूँ। 5 जी नवंबर 1949 को संविधान सभा में बिहार के रामनारायण सिंह ने एक भाषण में कहा था कि देश की जनता को 5 साल में एक मौका आएगा। जब तक वो वोट नहीं डालते हैं तब तक उनका अधिकार है, और जो वही वोट डाल देंगे उनका अधिकार खत्म। और जो जीत करके जाएगा, चाहे वो जहर पिलाए तो भी मंजूर, नमक पिलाए तो भी मंजूर। जनता का अधिकार खत्म हो गया, जनता का डिमांड खत्म हो गया। ये रामनारायण सिंह ने कहा है 5 नवंबर 1949 को जी सर, इस संविधान पर सभा हम में इसी सवाल पर जी कि 5 साल पर 6 साल पर एक मौका मिलेगा, लेकिन वो वोट जो वही डाल देंगे उनका अधिकार खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार रहे। अगर प्रतिनिधि जो जीत, हम जिनको वोट डालते हैं, अगर वो जनता का काम नहीं करते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, तो हम अपना वोट वापस लें। ये मेरा राइट होना चाहिए था, ये नहीं है। जी महेंद्र सिंह जी, अभी हमने जो भी प्रश्न किया वो भगवान दास जी से, उस पर हम विचार चाहेंगे। और मैं आशा करूंगी कि आप जब आपसे प्रश्न करें तब आप अपना संपूर्ण विचार उसमें रखें, ताकि जो विचार जो चल रहा है, जैसे कि हमने एक प्रश्न किया तो जिससे किया जा रहा है वो बीच में दोबारा रिपीट करने में हमारा समय ना जाया हो। तो इस वजह से मैं क्षमा भी चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप कुछ बात अगर बीच में रखना चाहते हैं तो आपको रखना चाहिए, लेकिन जब समय आएगा तब आप रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। तो जिस प्रकार हमने अभी चर्चा की थी कि कितने करोड़पति और आपराधिक मामलों से जुड़े हुए लोग सांसद का चुनाव जीत जाते हैं, तो इसमें जनता की गलती है, क्या वो जनता गलत चुनती है, चुनाव आयोग की गलती है, या फिर उन लोगों की गलती है जो अच्छे हैं लेकिन खड़े नहीं होते चुनाव में? भगवान दास जी। देखिए, ये अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे, हालांकि इनकी जी बातों से, कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन संविधान पे और संविधान निर्माता पे अगर कोई सवाल उठाता है तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। संविधान निर्माता पे और संविधान पर कोई सवाल नहीं। संविधान हमारा जो है वो विश्व में सर्वोपरि संविधान है। ऐसा कहीं किसी देश का संविधान नहीं है। बात आती है चुनाव की, बात आती है मजदूर रिक्शा वाले को चुनाव लड़ने की, तो ये संविधान में तरीके से
जो यहाँ सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या सरकारें हो, लेकिन जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, आयोग हैं, चुनाव आयोग हैं, अन्य तमाम आयोग हैं, उन चांद आयोगों को जब तक साफ सुथरे लोग नहीं होंगे, उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक सिस्टम में इस तरीके की ही पीड़ा रहेगी। ये सत्य है कि सिस्टम जो है बहुत ही बद से बदतर है, बद से बदतर है, जिसके कारण आम आदमी तक ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाता और ना आम आदमी चाहे कितना ही अच्छा समान सेवा की क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है तब तक वो चुनाव में नहीं जा सकता है। ये बात एकदम सत्य है। लेकिन संविधान पर यहाँ सिस्टम में सवाल नहीं उठते हैं, यहाँ सवाल उठते हैं यहाँ के जो सरकारें हैं, जो अधिकारी हैं, जो कार्यपालिका है और जो आयोग हैं, स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, आयोग सरकार से भी बढ़ के हैं। लेकिन इन आयोगों का, जो आयोगों में जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि एक घर में 700 वोटर हैं, एक घर में 100 वोटर हैं, एक घर में 600 वोटर हैं, और जो लगता है सरकार के जो विरोधी लोग हैं या विपक्ष के पार्टी लोग हैं, उनके जो है वोट ही काट दिए गए हैं, जिंदा आदमी को मृतक घोषित कर दिए देते हैं। तो ये सिस्टम तो बिल्कुल बद से बदतर है, ये सिस्टम तो बिल्कुल बद से बदतर है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब बात आती है आपके सवाल की, आपके सवाल की जो बात आती है, आप अपना सवाल थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा आपको, हमने चूंकि आवाज कट गई थी तो समझ नहीं पाए थे। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि जिस प्रकार से मैंने आंकड़ा भी आपको बताया कि हमारे जो सांसद है आज, वो 93% सांसद जो हमारे हैं वो करोड़पति हैं और 46% के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि ऐसे लोग सत्ता में आए और ऐसे लोग हमारी नीतियां बनाए और उन्हें लागू करें। तो ये देखिए, जो चुनाव इन लोग, सर मैं अपना प्रश्न कंप्लीट कर लूं, इन लोगों का जो चुनाव होता है, चुनकर जो जाते हैं सत्ता में, तो इसमें किसकी गलती है? चुनाव आयोग की गलती है या जनता की गलती है या उन लोगों की गलती है जो अच्छे होने के बावजूद चुनाव में नहीं उतरते? नहीं, इसमें मैं बराबर की गलती समझूंगा, बराबर से गलती समझूंगा। जितनी सरकार की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है और आम जनमानस की भी गलती है। जिस व्यक्ति ने उसको चुन करके भेजा, मैंने आपको कई बार इस बात में मामले में कई पुरानी डिबेटों में भी इस सवाल को किया कि एक ग्राम पंचायत अधिकारी जो बिल्कुल ऐसे घर से आता था पहले कि जिसके पास खाने पीने के लिए, पढ़ाई शिक्षा के लिए पैसा नहीं था, लेकिन जिस दिन वो ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाता है, उसकी बंगला और कोठी बन जाती है, 4-4 गाड़ियों का मालिक हो जाता है। तो ये पैसा कहां से आता है? ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। इसी तरह से सांसद और विधायकों का मामला है, ये जैसे ही सरकार में सत्ता में पहुंचते हैं तो ये अवैध तरीके से कहीं खनांद, कहीं जो जनता का पैसा है, जो जनता की क्षेत्र की संपत्तियां हैं, उनका दुरुपयोग करके ये जो है अपने घर भरने का काम करते हैं, गलत तरीके से अवैध रूप से जो है पैसा वसूलने का काम करते हैं। उसके खिलाफ वहां क्षेत्र की जनता को भी आवाज उठाना चाहिए और सरकार की भी जो सरकार है, स्वतंत्र संस्थाएं हैं या जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब प्रशासनिक अधिकारी, उन अधिकारियों को भी उस पर सख्त रहना चाहिए। लेकिन डीएम में भी ये चाहता कि हम कहाँ विरोध करें। दूसरी बात, गुंडागर्दी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ तक कि ये संविधान में भी है। दूसरी चीज है, ये नियमावली में भी है, चुनाव आयोग की जो नियमावली है उसमें भी है कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको पार्टी टिकट ना दे, लेकिन इसके बाद भी पार्टियां टिकट देती हैं, चुनाव लड़ते हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं। तो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार भरा हुआ है और भ्रष्टाचार सरकारें जो है किसी तरह से ये चाहती हैं कि जो अस्तित्ववान व्यक्ति हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, उनको हम खड़ा कर देंगे तो विरोधी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो भला ही कितना भी अच्छा साफ सुथरी छवि का बना रहा है, लेकिन गुंडे के सामने कौन जाएगा भाई? तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस पे जो है बिल्कुल
कड़ाई से प्रतिबंध होना चाहिए। ये जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूं। और अगर इस तरीके का सुधार नहीं होता, आम जनमानस को भी उसके विरोध में आवाज उठाना चाहिए और लगातार 5 साल तक उसका जीना हराम कर देना चाहिए। भगवान दास जी, हमने इस मुद्दे पर आपका पक्ष सुना। महेंद्र सिंह जी, आप इसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपना पक्ष रखें, महेंद्र सिंह ऐसा है, मेरा भगवान दास जी ने जो बोले वो तो ठीक है, क्या बोले नहीं बोले बहस नहीं करना है। हम बाबा साहब का कोड बोल देते हैं। 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने जिस पद पर थे, जिस जिस पद पर अध्यक्ष थे, तो उन्होंने क्या कहा है ये सुन लीजिए। कहते हैं कि अनुच्छेद 226, 227 तथा 229 की ओर, अनुच्छेद 226 के अनुसार किसी विषय के संबंध में यद्यपि वह राज्य सूची में है, जब संघीय विधानमंडल विधि निर्माण कर सकता है, जबकि वह विषय केवल प्रांतीय महत्व का न रहकर राष्ट्रीय महत्व का हो जाए। पर इस संबंध में शर्त यह है कि संघीय विधानमंडल ऐसे विषय के संबंध में विधि निर्माण तभी कर सकता है जबकि ऊपर की सभा 2/3 बहुमत से इसके पक्ष में प्रस्ताव पास कर दे। अब देखिए, 4 नवंबर क्या कहते हैं कि 4 नवंबर 1948 को ये बोल रहे हैं बाबा साहब, अभी संविधान लागू नहीं हुआ है। वो बता रहे हैं जिस पद पर हैं। तो आज अगर संदर्भ में देखें तो सत्ताधारी बहुमत में है, तो कैसे आपकी बात को मानेंगे लोग? ये संविधान निर्माताओं को इसीलिए दोष लगा रहा हूं कि संविधान निर्माता और संविधान हमारा सबसे बड़ा विषमता का कारण है। आप लोग आज माने न माने इसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन सारी समस्या का जड़ संविधान और संविधान निर्माता हैं। आगे क्या कहते हैं? अनुच्छेद 227 में राष्ट्रीय संकट की स्थिति के लिए संघीय विधानमंडल को इसी प्रकार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 229 के अनुसार यदि प्रांत इस बात से सहमत हो तो यही अधिकार संघीय विधानमंडल को प्राप्त है। यह अंतिम प्रावधान ऑस्ट्रेलियन विधान में भी अवश्य है, पर ऊपर वाले दोनों प्रावधान भारतीय विधान के मसविदे की अपनी मुख्य विशेषता है। अब बताइए कैसे दूर करेंगे भारत की जनता? यहां तो बांध दिया है संविधान ने। आज उन्हीं का वर्चस्व है। संविधान सभा में वही लोग थे, राजा रजवाड़े तालुकेदार, करीब करीब 10, 11, 15, 20 नाम ऐसा होगा जो भारत की जनता के लिए, बहुसंख्यक जनता के लिए चिंता करते थे। बाकी लोग तो सब अपने संपत्ति को बचाने के लिए संविधान में आए हैं। और हमारे भगवान दास जी कहते हैं कि इस पर उंगली मत उठाओ आप। तो क्या करें हम? तो अपना तो अपना मेरे हिसाब से ये तमाम विषमता का कारण संविधान है और संविधान निर्माता हैं। जैसे हमने जो मैंने सवाल हमारा मैंने कोड करके इसीलिए आपको दे दिया कि 4 नवंबर 1948 का बाबा साहब का भाषण सुनाया हूं आपको। ये जी बाबा जी साहब बोल रहे थे, हम नहीं। जी, यहाँ और हम ये सरकारी दस्तावेज है। ये सरकारी दस्तावेज से निकाल करके आपको सुना रहा हूं, ये मेरा नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ जैसे जो चुनकर आते हैं, जो सांसद बनते हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, वो किस प्रकार के हैं, यानी कि कैसे हमने जैसे आंकड़ों के माध्यम से भी देखा, तो उसमें हमने देखा था कि किसकी गलती हो सकती है। तो दोनों मेहमानों ने अपने अपने नहीं, ये विचार रखे। नहीं गलती, नहीं, गलती मैं नहीं कहूंगा। ये संविधान ही इस तरह से बना है। और जो भी पार्लियामेंट में 52 से गया है, सब संविधान के तहत ही काम कर रहा है। संविधान को पढ़ा ही नहीं, संविधान के बारे में बतलाया ही नहीं।
तो शासक वर्ग का ये सब जूता तलवे चाटने वाले, जी हजूरी करने वाले लोग जाते हैं। तो यहाँ इनको हम अभी भारत की जनता से, 90% जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये 11%, 12% लोगों के लिए केवल काम करते हैं लोग। भूखे नंगों के लिए नहीं कोई स्कीम है, योजना है। भूखे लोगों के लिए ये लोग योजना बनाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दान दे देते हैं। लो 10 रुपया, लो दारू, लो लुगा, लो पुस्तक, हाथ और यही है। जी महेंद्र सिंह जी, अभी हमने ये चाहे कुछ भी कारण रहा हो और कितनी भी समस्याएं आपको लगता हो कि संवैधानिक प्रणाली खराब है, सिस्टम खराब है, लोग खराब है, ये जो चुनकर आ रहे हैं, मतलब अलग अलग पक्ष से हम देखें तो अलग अलग बात हम सोच सकते हैं। लेकिन हमें मेन चीज जो बात करनी है, सुधार पर भी हम बात करेंगे, समाधान क्या हो सकता है। उससे पहले मैं कुछ और चुनाव आयोग से जुड़े प्रश्न या चुनाव आयोग से जुड़ी चर्चा में करूंगी आपके साथ। तो जो हमें केस आया अनूप वर्णवाल वर्सेस भारत संघ 2023 का जो केस है, उसमें ये हुआ था कि चुनाव आयोग के सदस्य को चुना कैसे जाएगा। हमने ये तो बात कर ली कि राष्ट्रपति उनको नियुक्ति करेंगे, लेकिन वो नियुक्ति किसे करेंगे, मतलब किसकी नियुक्ति करेंगे। तो इससे संबंधित एक पैनल बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, और साथ में रहेंगे प्रधानमंत्री, और एक रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन सरकार ने ये किया कि जो ये पैनल था, इसमें से लीडर ऑफ अपोजिशन को हटा करके एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। तो इसमें हो गए प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, और हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ जैसे हम देखें तो इसमें यह भी मुद्दा आता है कि जो दो सदस्य हैं इस पैनल के, वे दो तो एक ही पार्टी के सत्ता दल के सदस्य हैं। तो जो भी चुनाव आयुक्त बनेंगे वो उनके समर्थन से बनेंगे, यानी उन्हीं के पक्ष में कार्य करेंगे। तो ये जो डिलेमा है, मतलब क्या ये जो प्रक्रिया है ये सही तरीका है कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस तरीके से हो। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, किस प्रकार से नियुक्ति होनी चाहिए और इसमें क्या कमियां हैं। पहले इस पर भगवान दास जी आपके विचार लेंगे, फिर महेंद्र सिंह जी आपके पास आते हैं। शायद भगवान दास जी का नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं मिल रहा है, तो महेंद्र सिंह जी आप इस बात पर अपने विचार रखें। तो फिर यही चीजें आ रही है कि हमारे जी नियत ठीक होना चाहिए। नियत ठीक नहीं है तो हमें नहीं लगता है कि व्यवस्था ठीक होगा। नियत ठीक करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। मैं एक और प्रश्न इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। आप हम इस पर तो बात कर ही रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की, यानी कि हो सकता है कि ये जो तरीका है चुनाव आयुक्तों को चयन करने का ये गलत हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग बनाना चाहिए जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और ऐसे विश्वसनीय चुनाव करवा पाए जिसकी आशा एक लोकतंत्र, एक सच्चा लोकतंत्र कर सकता है। जी पहले तो लोकतंत्र का परिभाषा बताइए कि लोकतंत्र कहते किसे हैं, तब हम थोड़ा समझ जाएंगे, तो समझेंगे तो आपको आंसर देंगे। लोकतंत्र तो भारत में है ही नहीं है, और इसी नकली लोकतंत्र को लोकतंत्र लोकतंत्र हम लोग कह रहे हैं। 52 से चुनाव हो रहा है, तो अगर 52 से वोट डालने वाले वोटरों को तो कुछ लाभ मिलना चाहिए था, चाहे वो जंगल में हो, चाहे गांव में हो या शहर में हो। उन्हीं के घर में अंधेरा क्यों है, वही कुपोषण से क्यों मर रहे हैं, तो जी कहाँ जी, लोकतंत्र है। हम आपकी बात समझ मेरा रहे ये हैं। कहना है। जी जी, सवाल ये है हमारा कि चुनाव तो करवाने ही होंगे। अगर आप जो भी बोल रहे हैं लोकतंत्र ऐसा या कैसा भी होना चाहिए, लेकिन उसमें चुनाव तो होंगे ही, है ना महेंद्र सिंह। हाँ, चुनाव होना चाहिए, तो निष्पक्ष हमारा होना सवाल चाहिए आप और जी ईमानदारी होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, संवैधानिक के रास्ते से होना चाहिए, और उसका दिखाई भी जमीन पर देना चाहिए कि जमीन पर हमने चुना तो जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है। जी महेंद्र सिंह जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन सवाल समझाने के लिए पूछना आवश्यकता। तो हम पूछना ये चाह रहे हैं आपसे कि जो चुनाव होंगे, तो चुनाव को कंडक्ट करने वाली कोई बॉडी होगी, यानी कि कोई संस्था तो होगी जो चुनाव करवाएगी। तो उसमें हमने अभी चर्चा की कि आज के समय पर चयन कैसे हो रहा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका
तो ये हमने देख लिया कि उसमें किस तरीके से सरकार के द्वारा फैसले को पलटा भी गया और अपने पक्ष में एक तरीके से फैसला किया गया। तो ये चाहे चर्चा कुछ भी हो, आपको लगता है ये गलत है और दिखाई भी दे रहा है ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोगों में जो सदस्य होते थे उनका चुनाव कैसे होना चाहिए, उनकी न निष्पक्षता को हम चुनाव कैसे? होना चाहिए, इनके ऊपर भी एक कमांडर होना चाहिए। और अगर ये जमीन पर सच वर्तमान में अगर सही नहीं करते हैं तो इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसा भी इनके ऊपर भी नकेल होना चाहिए। जी। अ, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं जो हमारा चुनाव आयोग है, अगर वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उनको दंड का भी प्रावधान हो, ये ठीक है, हाँ लेकिन उसके ऊपर एक बॉडी होनी चाहिए, आप ये बोल रहे हैं। अभी सवाल जी यहाँ पर ये भी आ सकता है कि ऊपर वाली बॉडी का चयन कैसे हो, लेकिन इस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अन्य मेहमान से भी इसी बारे में चर्चा करेंगे। अ, भगवान दास जी, आपसे भी हम यही सवाल और यही प्रश्न करना चाहेंगे कि भगवान दास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। जी, तो हमने अभी एक केस का भी जिक्र किया, अनूप बर्नवाल वर्सेस भारत संघ 2023 का जो केस था, उसमें ये फैसला लिया गया था कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनका चुनाव मतलब उनके निर्वाचन के लिए चयन करने के लिए चयन समिति या एक पैनल होगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और साथ में विपक्ष के नेता होंगे। लेकिन सरकार द्वारा उस फैसले को पलटा गया और आज जो इस पैनल में सदस्य हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और साथ एक कैबिनेट का मंत्री। तो ये जो है इसके ऊपर आरोप लगते हैं या जिस जो भी हम इसको समझे कि इससे तो फैसला सत्ता पक्ष की तरफ होगा क्योंकि दो सदस्य तो उन्हीं के हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार से एक स्वतंत्रता के ऊपर बाधा डालती है, यानी स्वतंत्र वो नहीं रह पाएंगे अगर चुनाव उन्होंने किया तो। जी, भगवान दास। जी मैडम, असल में क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये है, जो चुनाव आयोग या किसी भी आयोग को चुनने के लिए जब तक आम जनमानस, जैसे कि विधायक और सांसद का चुनाव होता है, ठीक उसी तरह से चुनाव आयोग का चुनाव होना चाहिए। जब तक 90% लोग, जो हमारा मूल्यवासी वर्ग है, 90% वर्ग, वो भी सहमत होकर के चुनाव नहीं, आयोग नहीं चुनेगा, और या फिर विपक्ष का भी योगदान बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस हो गए और इसके बाद विपक्ष के बराबरी से मतदान होना चाहिए। यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है, हम उनकी बात को फिर पूर्ण करेंगे। महेंद्र सिंह जी, आपसे एक और सवाल हमारा है। अभी जो चर्चा चलती है एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारे विधानसभा और संसद के चुनाव है ये एक साथ होंगे और साथ में जो पंचायतों के चुनाव है वो भी एक समय मतलब साथ साथ होने की प्रक्रिया में रहेंगे, कुछ समय उनको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें होती है, इसके कुछ पक्ष विपक्ष भी रखे जाते हैं। आपका क्या मत है सर कि क्या इस प्रकार से एक साथ चुनाव करवाना क्या सही है, क्या इसका फायदा होगा या ज्यादा नुकसान होगा? महेंद्र सिंह। मैं रूट बदल देता हूँ। जी बोलिए। एक बार कराएं या बार बार कराएं, लेकिन इस देश के 140 करोड़ जनता के लिए जी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान, सुरक्षा, न्याय और समता, अगर ये 10 बिंदु में से एक बिंदु अगर घट गया तो भारत के 140 करोड़ जनता में उनको क्या लाभ मिलेगा? जो सरकार, जो प्रतिनिधि अगर इन 10 बिंदुओं को जनता के हित में खड़ा नहीं करती है निष्पक्ष, मैं समझता हूं कि वो सरकार नहीं है, वो कसाई खाना है, वो जनता को दुश्मन है। जो सरकार, जो भी नेता इस 10 नियमों को पालन करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, समान, तो हम समझते हैं कि इस देश का अमन चैन खुशहाली बढ़ेगा। लेकिन 52 से आज तक न रोटी है, न कपड़ा है, न शिक्षा है, न कोई बिंदु नहीं है।
केवल भीख है, अनुदान है, योजना है। योजना पर 90% लोगों को जिंदा रखा जा रहा है। आज 18 करोड़ लोग कूड़ा बीन करके जिंदगी बसर कर रहे हैं इस देश में। कहाँ लोकतंत्र है? किसका लोकतंत्र है? तो मैं ये बात, आप कुछ भी कहिए, संविधान की जो भी गाथा गा लीजिए, लेकिन अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और न्याय अगर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो आदमी नागरिक का कैसे हो सकता है? तो नागरिक का परिभाषा हमारे देश के लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। हमारे भगवान दास जी कह रहे हैं कि जैसे एमपी और एमएलए का चुनाव होता है, उसी तरह से चुनाव आयोग का हो जाए। तो हम पूछ रहे हैं कि राजा कंगाल है और इस देश में मालिक नौकर मालो माल है। 52 से चुनाव हो रहा है, किसी सांसद का देख लीजिए, उसका डाटा निकाल करके, तो 3 बीघा, अगर 5 बीघा का किसान था तो आज 50 बीघा उसके पास है। 5 रुपया रखा था, आज 5 करोड़ रुपया है अरे उसके इन बात पास। पे चर्चा हो चुकी है, इस बात पे चर्चा हो चुकी है, आप कहीं आगे बढ़ के बात करो। जी भगवान दास जी, एक मिनट। महेंद्र सिंह जी, आपने जो भी बात कही और जो मुद्दा उठाया कि ये मुद्दे सॉल्व होने चाहिए पहले, उसके बाद हम समझेंगे आगे कि कुछ अच्छा हुआ है, तो आपकी इस बात यस, से नकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सही मुद्दे हैं वो। और हमारी यहाँ पर ये बाध्यता भी है कि हम टेक्निकल बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चीजें यहीं से बनकर जाती है, तो इन पर चर्चा करना और फिर इनके सुधार पर बात करना भी आवश्यक है। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया वो वास्तविकता भी बताता है और वो एक तरीके से सकारात्मक दिशा में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें ले जाता है। जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और ये मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं, तभी सबका कल्याण होगा, साथ साथ कल्याण होगा। और ये बात है, तो हम इसमें सुधार की बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग में कैसे सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा है, हम अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारा समय हो गया है और आज हमारे साथ आप जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ अन्य मेहमान राजश्री सिंह जी, भगवान दास जी और महेंद्र सिंह जी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले जितने भी दर्शक हैं वो बहुत कुछ सीखे होंगे। और समय के चलते अब हम इस प्रोग्राम को, आज के प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे। और साथ में जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं मेघराज सिंह जी, सर का बहुत बहुत आभार। और साथ में हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का भी बहुत बहुत आभार। वॉइस ऑफ मानवता आप सभी मेहमानों का और साथ ही दर्शकों का एक बार फिर से आभार करता है। और साथ में आपके अच्छे स्वास्थ्य और आने वाले जो भी हम एपिसोड करेंगे उसमें सार्थक चर्चा की उम्मीद करता है। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आपका आभार। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films.
But Megraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world, have done